आरएस की इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए, आपको कई चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज आपका बढ़ सके उसके कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, प्लस इवन आपकी जो एक नॉर्मल जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसको भी कैसे आप ग्रोथ कर सकें। जब आप किसी भी सवाल का जवाब दें तो उस समय आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए, इन सब को जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो भारत के अगर विकसित राष्ट्र के बारे में, जो हमने 2047 तक एक टारगेट रखा है कि विकसित भारत को हम 2047 तक अचीव करेंगे। उस विकसित भारत में राजस्थान का विकास कैसे हो, यानी विकसित राजस्थान, उसका 2047 का रोड मैप जो है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमारा जो स्टेट का कैबिनेट है, यानी राजस्थान का जो कैबिनेट है, उसने जो भी डिलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया, तो वहां पर एक चीज निकल के आ रही है कि राजस्थान की इकोनॉमी को 2047 तक विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाने के लिए हमारी इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए। यानी भारत की जीडीपी इस समय जो कि 4 ट्रिलियन डॉलर, 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, उसके अनुसार यानी उसकी सेम जीडीपी राजस्थान की हो 2047 तक। अब एक बहुत बड़ा जो है वो टारगेट है। इसका एक छोटा टारगेट जो हमने लिया है वो है 350 बिलियन डॉलर्स का, हमारी जीडीपी का, जो कि हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। यानी अगर हम नेक्स्ट के 17 साल में देखें तो ये जीडीपी ऑलमोस्ट जो है 11 टाइम्स हो जानी चाहिए विद इन नेक्स्ट के 17 ईयर्स, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है लेकिन अनअचीवेबल नहीं है, यानी अचीव किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये कैसे टारगेट अचीव किया जाए। यानी जो हमने 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को राजस्थान में विकसित करने का प्रयास किया है, उसमें क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, सवाल पूछ लिया जाएगा, आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इनमें हमारा बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। क्योंकि जब 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हम अर्थव्यवस्था होंगे तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम होगी, वो जो है हमारी पर कैपिटा इनकम एक अनुमान के मुताबिक 8 गुना हो जाएगी, जो भी हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होना तथा जो हमारा टोटल जीएसटीपी का साइज होगा, उनको हम अगर कंपेयर करें तो करीबन 8 गुना प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। जब 8 गुना प्रति व्यक्ति आय होगी तो इकोनॉमी में हमारे उतना ही डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर जो है हम कर पाएंगे। जब एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के पास में, तो लोगों से जो टैक्सेबल इनकम होती है, चाहे वो टैक्सेबल डायरेक्ट टैक्सेज हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, सरकारों को वो भी अनुपात में बढ़ेंगे। जब ये बढ़ेंगे तो सरकारों की जो वेलफेयर के लिए जो क्षमताएं हैं, सरकार के जो बजट हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। जब वेलफेयर के बेनिफिट बढ़ेंगे तो सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशली इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकेगी। यानी सरकार के समाज के वो तबके जो भी अभी भी मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, सरकार उनको भी इन वेलफेयर पॉलिसीज में ज्यादा पैसा खर्च करके उनको भी अब उनका जीवन स्तर उठाने के बारे में सक्षम हो सकेंगी। तो ये काम तब होंगे जब हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए हम इसके लिए कौन कौन से सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो पहला आप कह सकते हैं सर रिन्यूएबल्स, यानी जो नवीनीकरण की ऊर्जा है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? क्योंकि नवीनीकरण की ऊर्जा में हमारे पास जो जमीन की उपलब्धता है, हमारे पास जो सन की जो भी यहां पर मतलब उपलब्धता है, उसकी जो एनर्जी हमें चाहिए वो भी काफी मात्रा में है। तो लैंड, इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोलर के जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स भी होते हैं, वो राजस्थान या इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पर यूनिट, वो काफी कम रहती हैं। भारत अभी फिलहाल जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना प्रयास कर रहा है, तथा राजस्थान भी जो है इसके लिए करीबन 125 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाए उसके बारे में प्लान बना रहा है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी जो है, एक तो सोलर, एक हमारी विंड, इवन न्यूक्लियर
या जो हमारा हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी हमारा बायोगैस वगैरह होता है, इनसे हम बनाना चाहते हैं। विंड की अवेलेबिलिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं हमारे यहां पर, या फिर जो बायोगैस से जो भी एनर्जी निर्माण होता है, तो इस दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से नॉट ओनली यहां पर निवेश आएगा, निवेश आने के बाद में सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तथा हम पूरे अन्य स्टेट्स में भी इस ऊर्जा को भेज करके अपना जो है वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब दूसरा जो सेक्टर वो है हमारा टेक्सटाइल और उसके साथ में लेदर के फुटवेयर इत्यादि, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का इंटेंसिव सेक्टर है। यानी अगर हम टेक्सटाइल को या फिर लेदर फुटवेयर को प्रमोट करते हैं, और यहां पर जो भी हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इस सेक्टर में हैं, अगर उनको हम बढ़ावा देते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट की रेट्स में छूट देते हैं, उनकी जो स्किल्स है उसमें बढ़ावा देते हैं, उनके आर्टिसंस को अगर हम ट्रेन करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट की अमाउंट को हम अगर मान लो कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो उनको सहायता दे पाते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज भी आगे आ सकती हैं। आपको पता होगा हैंडलूम इंडस्ट्री इत्यादि इंडस्ट्री को भी हमें और ज्यादा जो है वो अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली हमारी ये इंडस्ट्री भी वर्ल्ड की एक रिनाउंड इंडस्ट्री हो सकती है, जो कि भारत को, या राजस्थान का जो रोड मैप है विकसित राजस्थान या विकसित भारत, उनको सिग्निफिकेंट जो है वो अपलिफ्ट प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा पे बता सकते हैं कि सर जो तीसरा सेक्टर हमें काम लेना चाहिए वो आप बताएं कि सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग किस किस सेक्टर में। अब आप बताएं कि सर फूड प्रोक्योरमेंट में हम आगे आ सकते हैं, यानी फूड की जो हमारी अवेलेबिलिटी है, जो हम गेहूं उगाते हैं, जो हम अन्य फसलें दालें उनका उत्पादन करते हैं, उनको भी जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनमें भी हमें वैल्यू एडिशन पर जाना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में जो अन्य मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज हैं उसके लिए भी सरकारों को एक अच्छी पॉलिसी में जो है वो प्रोविजन करके उनको कई प्रकार के, चाहे वो लैंड में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है उसमें छूट दे करके इस प्रकार की इंडस्ट्री को राजस्थान में अट्रैक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि राजस्थान में अगर उन कंपनीज के लिए अवेलेबल टैलेंट चाहिए तो हमारे यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफी हैं, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हमारे यहां पर काफी हो रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे यहां पर काम आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ हम कर रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे, जो हाईवे, या फिर जो एयरपोर्ट्स हैं, या इवन जो लीज्ड एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप्स हैं जो कि अभी काम नहीं आ रही, वो भी इस दिशा में हमारा जो प्रयत्न है उसको बढ़ावा दे सकती हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, स्टोन्स या फिर जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको भी हमें आगे लाना होगा। तो आप चौथा ये कह सकते हैं माइनिंग जो है हमारी वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिसमें नॉट ओनली नंबर ऑफ मिनरल्स जो हम यहां पे माइन कर रहे हैं एक तो वो बढ़े, तथा उसके साथ जो भी इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज हैं उनमें रुकावटें पैदा हो या वो कम हो, और जो लीगल माइनिंग है उसकी मात्रा बढ़े, जिसकी वजह से हमारे यहां पर राजस्व की तो वृद्धि हो, लेकिन उसके साथ में हम जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं उसको वर्ल्ड ओवर या इंडिया में उसको किसी भी स्टेट में बेच सकें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ सके। आप ये भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर अभी भी हमारे राजस्थान की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो हमें इस एग्रीकल्चर पर अगर बात करें तो उसकी यील्ड को हमें बढ़ाना होगा, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने के ऊपर हमें बल देना पड़ेगा। यानी वो उत्पाद जो कि 1 हेक्टेयर में हम अगर मान लो 1 टन करते हैं तो उसको हमें बढ़ा करके 2 टन या 3 गुना या 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड जो है उनकी साइजेस तो कम हो रही हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। तो हमें जो है इस प्रकार के सीड क्वालिटी या फर्टिलाइजर की क्वालिटीज पे ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर को हम जो है और ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं जब एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी का भी इन्वेस्टमेंट करें, यानी टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल उनको वेदर फोरकास्टिंग हम बेटर कर पाएं, उनको सीड की वेराइटीज बेटर अवेलेबल करवाएं, ड्रॉट से रेजिस्टेंट जो वेराइटीज आती है यानी सूखे से लड़ने के लिए जो वेराइटीज आती हैं वो हम अवेलेबल करवा पाएं, या फिर जो इरिगेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है उनको हम रिड्यूस कर पाएं।
तो एक और काम हम ये कर सकते हैं। चौथा आप ये कर सकते हैं कि सर इरिगेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें इरिगेशन के जो नेटवर्क हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। यानी हमारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर की है उसमें क्रॉप्स करीबन 50 to 55% ही इरिगेटेड है, जबकि करीबन 40 से 45% जो हमारी एग्रीकल्चर है अभी भी रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। तो जब अगर बारिश सही हो गई तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर जो है उस कृषि के ऊपर संकट पड़ जाता है। तो उन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई के ऊपर ध्यान देना होगा। और इसी तरीके से जो इसके बेसिस पर ही जो है वो सरकार अभी काम कर रही है, जिसमें चाहे हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभी उन्होंने राम सेतु जो लिंक योजना है उसके ऊपर ध्यान दिया, या शेखावाटी में जो अभी यमुना नदी का जो पानी कैसे और आए, हरी के बैराज से हमारा पानी कैसे आए, हाथीकुंड से कैसे आए, तो इनके ऊपर भी जो है हम मेहनत कर रहे हैं। तो सिंचाई के नेटवर्क को भी हमें बढ़ाना है। उसी के साथ में आप ये भी कहें कि सर जो हमारा मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, उन प्रोड्यूस का सही अमाउंट हमें कैसे मिले, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। यानी प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद में उनको उनके माल के जो सामान का जो प्राइस है उसकी क्या गारंटी, तो इसके लिए हमें मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर हमारा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हो सकता है हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को $4.3 ट्रिलियन करने में 2047 तक। एक और सेक्टर जो हम आगे ध्यान दे सकते हैं वो है हमारा सर्विसेज सेक्टर। यानी इस सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें तो चाहे वो हमारा होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हो, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी वो हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं, जहां पर इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, चाहे वहां पर हेरिटेज टूरिज्म, या फिर जो हमारी मोन्यूमेंटल टूरिज्म है, या रिलीजियस टूरिज्म, इन सब को जो है हम बढ़ावा दें। राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि इसमें हर कंपोनेंट को जो है प्रशासन के तौर पर और प्राइवेट लोगों के साथ में मिलकर के, कंपनीज के साथ में मिलकर के बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जब टूरिज्म जो है वो बढ़ता है तो टूरिज्म से केवल उन टूरिस्ट गाइड्स को ही फायदा नहीं होता, या जो वहां पर जो गाड़ियां जाती हैं उनका पेट्रोल जो जलता है, उन एरियाज में जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों को जो रोजगार मिलता है, तो इन सब से एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जो फॉरेन की मनी हमारे यहां पर आती है, यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां पर आते हैं, तो उस जगह पे जाने के बजाय और भी जो है वो जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। यानी हमें वर्ल्ड के रिनाउंड जो प्लेसेस हैं टूरिज्म के लिए एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक तो बनाना ही होगा। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म का सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक क्रिएट कर पाए। जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन टूरिज्म प्लेस को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। तो हमें सर्विसेज सेक्टर को भी ध्यान देना होगा, इसको भी हम जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में उसके ऊपर बल देना चाहिए। अभी फिलहाल जो होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जब प्रमोट होगी तो अपने आप होटल इंडस्ट्री प्रमोट होगी, होटल इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो फिर से वही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारे यहाँ पर जो बाकी के प्रोडक्ट हैं उनकी सेल बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी की साइज भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये इंडस्ट्रीज हैं जो कि राजस्थान की इकोनॉमी को $4.3 ट्रिलियन कर सकती हैं। इसमें जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि आपको जो है कौन सा सेक्टर प्रमोट करना है, या कौन कौन से सेक्टर हमारे लिए काम दे सकते हैं। इन सेक्टर से जो है हम, और हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कहां से लाएंगे टैलेंट, क्या जो है अगर आपको कोई मतलब जिम्मेदारी मिले तो कौन से सेक्टर को कैसे प्रमोट करोगे, इवन वो भी सवाल आ सकता है। तो उसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे सवाल आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाएं, लेकिन जब आप इस प्रकार के जवाब, इस प्रकार के जो आंकड़े अगर वहां पे पेश करते हैं तो इंटरव्यू पैनल को भी लगता है कि आपके आंसर्स में डेप्थ है, आपके आंसर में वो एक्सपीरियंस है, आपके आंसर में वो मैच्योरिटी है, आपके आंसर में वो स्किल है जो कि इस प्रकार के आपको प्रयास करवाती है, आपके नंबर को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आरएस जंक्शन चैनल से आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमने एप्लीकेशन पर करीबन ऐसे 400 से ज्यादा टॉपिक अब तक कवर किए हैं जो कि हमारा पेड प्रोग्राम है।
उसके साथ में आपको 2 1-on-1 के मॉक सेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी तैयारी है वो, प्लस उसके साथ में आपके 1-on-1 के मॉक सेशंस में आपका खुद का परखना तथा हमारे द्वारा आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म संबंधी जो आपने डायमेंशंस भरी हैं उसमें हम कैसे उसका आंसर दे पाएं, ये सब उसमें शामिल है। ऐसे ही आप आर्या जंक्शन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।